नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपर न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। दिगंबर जैन परंपरा के विख्यात गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के प्रखर वक्ता संत क्रांतिवीर मुनि श्री प्रतीक सागर जी महाराज के मार्गदर्शन में एवं आचार्य श्री धर्मभूषण जी महाराज के पावन सानिध्य में 22 नवंबर को कोरोना महामारी की शांति हेतु विश्व कल्याण के लिए 108 मंडलीय भक्तमर महामंडल विधान दीप उत्सव यज्ञ एवं पिछिका परिवर्तन समारोह का भव्य आयोजन धर्मशाला सोनागिर में आयोजित किया गया। दिगंबर जैन परंपरा के विख्यात गणाचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज के प्रखर प्रवक्ता संत क्रांतिवीर मुनि श्री प्रतीक सागर जी महाराज के मार्गदर्शन एवं आचार्य श्री धर्मभूषण जी महाराज के पावन सानिध्य में 22 नवंबर को कोरोना महामारी की शांति हेतु विश्व कल्याण के लिए 108 मंडलीय भक्तांबर महामंडल विधान दीपोत्सव यज्ञ एवं पिछिका परिवर्तन समारोह का भव्य आयोजन विशाल धर्मशाला सोनागिर में किया गया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर मुंबई द्वारा किया गया था। कार्यक्रम के प्रवक्ता सचिन जैन आदर्श कलम ने बताया कि कार्यक्रम का प्रारंभ 22 नवंबर को प्रातः 8 बजे भव्य देवशास्त्र गुरु शोभा यात्रा के साथ किया गया, जो सोनागिर के मुख्य मार्गों से होती हुई कार्यक्रम स्थल विशाल धर्मशाला पहुंची, जहां महावीर प्रसाद जैन शिवपुरी द्वारा ध्वजारोहण एवं अखंड सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा कार्यक्रम स्थल की शुद्धि की गई। दोपहर 12 बजे से मुनिश्री के सानिध्य में विभिन्न मांगलिक क्रियाएं, मंगलाष्टक, दीप प्रज्वलन, बीज अक्षर युक्त बीज विश्व कल्याण के लिए महाशांति धारा सकलीकरण 5400 श्रीफल चढ़ाकर भगवान आदिनाथ की संगीत में महापूजन की गई। वहीं नवीन पिछी परिवर्तन धर्मभूषण सागर महाराज को पिछी देने का सौभाग्य, मुकेश जैन शिवपुरी एवं प्रतीक सागर महाराज को पिछी देने का सौभाग्य महेंद्र कुमार अंकित जैन परिवार दतिया को मिला। मुनिश्री के मंगल प्रवचन, पाद प्रक्षालन, शास्त्र भेंट किए गए। पांडाल शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं सर्व इंद्र कलशित वेदकाम शुद्धिं मंडल शुद्धिं भूमि शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम हिरण्य कलशित कनक कलशित वेदकाम मंडल शुद्धिं स्थल शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम शीघ्रं शीघ्रं यत्सुखं तुलकेषु व्याधिं विषमस्तम अभियं च आरोग्यं स्वस्तिरस्ते विद्यते शिवमस्तु चन्द्राम्रो वास्पोच मल्लिवर्धमान पुष्पदं देवीनाथ पार्श्वनाथ ते फिरमा विधि शांति धारा जलाभिषेकं करोमि संपोचे। समाजवादी पार्टी के संरक्षक व पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के 82वें जन्म दिवस के अवसर पर पार्टी के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ जन्म दिवस मनाया। इसके उपरांत कार्यालय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी से धरती पुत्र के विचारों व मार्गदर्शन पर चलने को कहा गया। समाजवादी पार्टी के संरक्षक व पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के 82वें जन्म दिवस के अवसर पर पार्टी कार्यालय ललितपुर पर कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ जन्म दिवस मनाया। इसके उपरांत कार्यालय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी से धरती पुत्र के विचारों व मार्गदर्शन पर चलने को कहा गया। सपा जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के 82वें जन्म दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम सपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने केक काटा। इसके बाद एक विचार गोष्ठी भी आयोजित की गई थी। इसके उपरांत समाजवादी पदाधिकारी व कार्यकर्ता जिला महिला चिकित्सालय स्थित ब्लड बैंक पहुंचे, जहां पर दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष तिलक यादव के नेतृत्व में रक्तदान किया। इसके साथ ही जिलाध्यक्ष तिलक यादव सहित कई नेताओं ने पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिवस पर नेत्रदान भी किया। इस दौरान पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा सहित दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे संवाददाता इमरान खान की खबर। कोशिश करेंगे, हमें लगा देना है 2022 के बाद नौजवान को कोई रोजगार नहीं है और सारे जितने संस्थान सब
संस्थानों में जो लोग आज कर्मचारी हैं वे भी सब दुखी हैं। जितना कर्मचारी, चाहे पुलिस का हो, चाहे और किसी विभाग का, अगर आज हम लोग विपक्ष में हम लोग उनसे मित्र अच्छा व्यवहार रखेंगे, वो लोग हमारा मदद करने को तैयार है। राष्ट्र के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की 302वीं पुण्यतिथि पर राठौर युवा प्रकोष्ठ एवं राठौर समाज ने कमला राजा हॉस्पिटल में पहुंचकर उनकी मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि दी। इसके उपरांत फल, मिठाई एवं मास्क वितरित किए गए। जो नहीं लगा के आया मास्क लगा के निकलते जाओ मास्क है नाम क्या आपका? जी मैं नरसिंह राठौर हूँ, युवा प्रकोष्ठ ग्वालियर से हूँ और राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी की आज पुण्यतिथि पर पूरे मध्य प्रदेश में एक सेवा पर्व के रूप में हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं। इसी के इसमें आज ग्वालियर में कमला राजा अस्पताल में यहाँ पर हम लोगों ने मरीजों को, जो अटेंडर है, मरीजों को फल वितरण, मिष्ठान वितरण, इस तरीके से मास्क, फेस कवर है ना वितरण हम लोगों ने किया है और एक सेवा पर्व के रूप में हम लोग इसको हर साल मनाते हैं। उसी की बात इस साल भी हमने बनाया। पिछले साल हम लोगों ने ब्लड डोनेशन किया था युवाओं ने और इस बार हम लोगों ने है ना ये फल वितरण वगैरह का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा हुआ है। राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी हमारे अमर रहे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। राज्य में कई हिस्सों में शराब से लोगों की मौत के बाद इटावा प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी श्रुति सिंह, एसएसपी आकाश तोमर, एसडीएम सिद्धार्थ समेत कई अधिकारी शराब ठेकों की जांच पड़ताल करने सड़कों पर उतरे। उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में शराब पीने से हुई लोगों की मौत के बाद अब जिला प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। इसी में को लेकर इटावा में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की है। इटावा के जिलाधिकारी श्रुति सिंह, एसएसपी आकाश तोमर, एसडीएम सिद्धार्थ सिंह समेत कई अधिकारी शराब ठेकों की जांच पड़ताल करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं और इस दौरान कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। देखना होगा कि यह कार्रवाई कितने दिन तक चलती है, क्योंकि बिना जिला प्रशासन के और पुलिस प्रशासन के सहयोग के शराब माफिया सक्रिय नहीं हो सकता है। लेकिन जिस तरह से अब प्रशासन कार्रवाई के लिए उतरा है तो देखना होगा कि शायद अब कोई कार्रवाई देखने को मिले। हालांकि प्रशासन तभी जागता है जब कोई बड़ी घटना हो चुकी होती है। इटावा से हमारे संवाददाता अभिनंदन जैन की खबर। तो उस वजह से थोड़ा सा माहौल ठीक है। आज उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पे पूरे प्रदेश में सभी जनपदों में जिलाधिकारी महोदय, एसएसपी महोदय, एडिशनल एसपी, एडीएम, सीओ, एसडीएम की टीम बनाकर सभी अवैध शराब के जो शिकायतें थी उन पे एकजुट होकर कार्रवाई की गई। विभिन्न लाइसेंसी दुकानों की भी चेकिंग की गई तथा ऐसे स्थानों की भी चेकिंग की गई जहां पूर्व में मिलावटी शराब या बाहर के प्रदेशों से आई हुई शराब बेचने की शिकायतें प्राप्त हुई। इसी के साथ साथ जो आबकारी विभाग के लोग भी इस पूरे अभियान में सम्मिलित रहे। पूरे जनपद में करीब 33 सैंपल लिए गए हैं जो आबकारी विभाग प्रयोगशालाओं को भेजेंगे, जो प्रथम दृष्टया संदिग्ध लग रहे थे। इसके अलावा जनपद में जितने भी एंट्री पॉइंट है, इंटर डिस्ट्रिक्ट पॉइंट, सभी पे भारी फोर्स के साथ संदिग्ध वाहन और संदिग्ध व्यक्तियों की भी चेकिंग की गई है कि कोई बाहर से लोग दूसरे प्रदेश की शराब लाके तो हमारे जनपद इटावा में नहीं बेच रहे हैं। इसके अलावा जो दुकानों पे जब चेकिंग की गई तो ये भी देखा गया कि उनके लाइसेंस इत्यादि सब वैध रूप से बेच रहे हैं। तो अभी तक जो आज पूरी चेकिंग विभिन्न टीमों द्वारा की गई है, करीब 51 दुकानों की चेकिंग की गई है पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीमों के द्वारा, जिनमें 33 सैंपल भरे गए हैं और उन्हें आबकारी विभाग द्वारा भेजा जाएगा। ग्वालियर शहर के महाराजबाड़ा क्षेत्र में बालाबाई का बाजार स्थित रूपानी बिल्डिंग में लगे कचरे के ढेर में आग लग गई। आग सुलगती हुई वहां कई दुकानों में पहुंच गई, लेकिन महाराजबाड़े पर खड़ी फायर ब्रिगेड ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया।
ग्वालियर के महाराज बाड़ा क्षेत्र में बालाबाई बाजार स्थित रूपानी बिल्डिंग में लगे कचरे के ढेर में आग लग गई। आग सुलगते हुई वहां कई दुकानों में पहुंच गई, लेकिन महाराज बाड़े पर खड़ी फायर ब्रिगेड ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया। रूपानी कॉम्प्लेक्स में आग की यह तीसरी घटना है। बेहद सकरे इलाके में स्थित इस कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए फायर ब्रिगेड को काफ़ी मशक्कत करना पड़ी। दरअसल रूपानी कॉम्प्लेक्स में कई कपड़ों के और जनरल आइटम के गोदाम और दुकानें हैं। यह महाराज बाड़ा से लगा हुआ क्षेत्र है और बेहद सकरे स्थान पर मौजूद है। गनीमत यह रही कि आग की घटना तड़के हुई, अन्यथा दिन में इस गली में फायर ब्रिगेड आने में बेहद मुश्किल का सामना करना पड़ता। इस कॉम्प्लेक्स में दिवाली और उसके बाद से जमा कचरा अभी तक नहीं हटाया गया। इसी कचरे में कहीं से चिंगारी भड़क गई जो धीरे धीरे गोदामों तक पहुंच गई। महाराज बाड़े पर फायर ब्रिगेड स्टेशन है। स्थानीय लोगों की सूचना पर तुरंत ही पुलिस और फायर ब्रिगेड वहां पहुंच गई और 2 गाड़ियों के पानी छिड़काव के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने से बड़ी घटना नहीं हो सकी, लेकिन फायर ब्रिगेड थोड़ा भी विलंब कर देती तो कई गोदाम और दुकानें आग की चपेट में आ जाते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इरशादुद्दीन चालाक, फायर ब्रिगेड कर्मचारी। ये आग कहाँ पर लगी, किस जगह लगी, किस चीज़ में लगी है? ये बालाबाई के बाजार में लगी हुई है भाई साहब आग, और ऊपर लोग रहते हैं, बीच में दुकानें हैं और नीचे कचरा भरा हुआ है, गोडाउन है नीचे। उसमें बहुत ज़्यादा कचरा था, बहुत ज़्यादा आग थी, काफ़ी लंबी चौड़ी आग थी और लगभग आग बुझ चुकी है। हम लोगों ने फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने मिलकर सबने प्रयास करके उसको आग को बुझा दिया गया। कोई हताशी खबर नहीं, कोई हताशी खबर नहीं। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान क्या, नीचे कचरा है, काय का नुकसान? कोई नुकसान नहीं है नीचे तो। दुकानों में कोई नुकसान नहीं। छापा खाने के पीछे रूपानी मार्केट में आग लगी है। तलगर में वहाँ कचरा मलबा टाइप का काफ़ी भर के रखा हुआ था और ये अवैध रूप से बना हुआ तलगर है। अगर इसके सामने से 2 दुकानें और तोड़ दी जाएँ तो इस बस्ती के लिए सभी वाहन पार्किंग के लिए बहुत अच्छी जगह हो जाएगी। लेकिन इसी तरह से ये खुला पड़ा रहा तो लोग कचरा डालते रहेंगे और बार बार, और अगल बगल में काफ़ी मल्टियाँ हैं तो इन मल्टियों में भी आग लगी। अगर ये घटना हुई और चूँकि यहाँ आने जाने का रास्ता भी नहीं है, फायर ब्रिगेड बड़ी मुश्किल में बैग में ले जा करके वहाँ तक पहुँची। इसलिए अति आवश्यक है तलगर के सामने की 2 दुकानें जो खाली पड़ी हैं और जो रास्ता उन्होंने बीम डाल दिया उसे तोड़ के रास्ता बनाया जाए और इसमें आसपास की पार्किंग रखी जाए, जिससे कि कभी भी कोई घटना होती है तो वाहन भी आसानी से आ सकें और फायर ब्रिगेड आसानी से बुझा सके। और ये अवैध तलगर है, इसलिए तोड़ा जाना अति आवश्यक है। सर, इसके लिए जो तीसरी बार आग लगी लोगों को? हाँ, ये पता लगा यहाँ तीसरी बार आग लगी है, तो इसलिए इसके विरुद्ध जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। जैरो परिषद स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में शनिवार को हुई आग लगने की घटना के बाद आईसीयू में शिफ्ट किए गए एक संदिग्ध मरीज की रविवार को सुबह मौत हो गई। गुस्सा परिजनों और मृतक के मिलने वालों ने सांसद विवेक नारायण सेजवलकर के घर के बाहर लाश रखकर चक्का जाम किया। लोगों की मांग थी कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। उनका कहना है कि जिस पेशेंट की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई हो, फिर अचानक उसे पॉजिटिव बता दिया गया और अब लाश को देखा गया तो पैरों में कई जगह चोटों के निशान निकले जो भागने पर ही आ सकते हैं। आगजनी की घटना के दिन शनिवार को मरीजों के बीच भगदड़ मची थी। पता चला कि मृतक प्रदीप गौड़ अपने घर का एकमात्र कमाने वाला था और उसकी माली हालत भी दयनीय है। ऐसे में लोगों का गुस्सा है कि डॉक्टरों की लापरवाही से उसकी मौत हुई है, क्योंकि प्रदीप ने अपने परिचित लोगों से बात की थी और बताया था कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, उसकी छुट्टी कभी भी हो सकती है। लेकिन आगजनी की घटना के बाद मिलने वाले लोग अस्पताल पहुंचे तो बताया कि प्रदीप गौड़ को दूसरे वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है, जबकि उसकी हालत नहीं थी, बल्कि उसने कई लोगों से छुट्टी होकर घर आने की बात कही थी। प्रशासन को जांच कर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल मृतक के परिजनों को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराई गई है। गुमराह कर रहा है और झूठ बोल रहा है, छुपा रहा है सत्यों को। उनकी जितने घर में लालन पालन करने वाला कोई नहीं, ये हमारे मोहल्ले के हमारे परिवार के साथ हैं। 48 वर्ष की उम्र थी, बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं थी। अब इसमें प्रशासन से ये परिवार को क्या कर सकते हैं और किस तरीके से, और उन पर केस दर्ज हो। देखिए, हमने इनको भी बताया था, पहले तो हमारी बात सुन लीजिए। ये सारी जनता की तात्कालिक हमने सहायता दिलवाई। हमने ये भी बोला कि हम पूरी इंक्वायरी कराएंगे इसकी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। हो गई थी, इसके बाद कौन सा पॉइंट? आपकी कोई बात नहीं सुन रही हो तो कोई बात बताइए। सत्तर क्या किया? नहीं, वो तो शव जलाने के लिए आपने किया, 10,000 रुपये शव जलाने के लिए दिया। 10,000 से क्या उनका परिवार? आप लोग प्रशासन की गलती से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। इंक्वायरी करा रहे हैं ना,
इसके लिए इंक्वायरी कराएंगे हम, जो भी दोषी होगा। इंक्वायरी में तो कल ही आप लोग लीपापोती करने लग गए, तो आप पे हम कैसा भरोसा करते? नहीं, आप लोगों पे भरोसा तो है ही नहीं ना। तो फिर इसका क्या इलाज है आप बताइए। क्या नाम है आपका? गौरव शर्मा। गौरव जी, क्या घटना हुई है, क्या पूरा मामला? घटना साहब, कल एक व्यक्ति से हमारी बात 3 बजे होती है, जिनका नाम है प्रदीप गौड़। खुशी से वो आदमी कहता है कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हो चुका हूँ, मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और जल्द मुझे यहाँ से फ्री कर दिया जाएगा, छुट्टी कर दी जाएगी। अचानक से शाम को 6 बजे सोशल मीडिया पे एक खबर वायरल होती है कि सुपर स्पेशलिस्ट जो 200 करोड़ रुपए में आपने अस्पताल बनाया है, उसमें आग लग गई है। हमें जैसा ही वीडियो मिला तो हमें लगा कि हो सकता है हमारे पेशेंट के साथ भी कुछ हुआ हो। गए वहाँ जाकर तो डॉक्टरों का कहना था नहीं, आपके पेशेंट को हमने बड़े वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया है। जब बड़े वेंटिलेटर गए तो वहाँ पेशेंट था नहीं। जब बहुत ज़्यादा दबाव हमारी टीम ने बनाया तब उन्होंने कहा कि भैया आपका पेशेंट मर चुका है। हमने कहा कैसे मरा साहब? बोले कोरोना से मर गया वो। जब कोरोना से मर गया तो हम गए कंपू थाना। कंपू थाने जाकर जब हमने बात की तो उनका कहना था नहीं साहब, इसकी कोई रिपोर्ट नहीं होगी। कंपू थाना मतलब कोरोना से मरा है तो इसकी कोई रिपोर्ट होनी नहीं चाहिए। ठीक है साहब, जैसे तैसे बात करके सब लोगों ने तो उन्होंने आवेदन ले लिया हमारा। आज जब हम सुबह वहाँ पहुँचे पीएम हाउस तो उनका ये कहना था साहब ये कोरोना पॉजिटिव था, इसकी डेड बॉडी हम सीधे शवगृह पहुंचाएंगे। हमने डिमांड उनसे की कि साहब आप सबसे पहले हमें उसे खोलकर दिखा दो। जब खोलकर देखा तो उसके घुटनों से लेकर पैरों तक पूरे छिले हुए थे, जिससे साफ साबित होता है कि वो दौड़ते दौड़ते मरा है। क्योंकि अगर कोरोना से मरा होता तो आदमी लेट के मरता है, भाग के मरा है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ घपला और घोटाला है। तहसीलदार मैडम आई, एसडीएम साहब आए, उनका ये कहना था रिपोर्ट पॉजिटिव है। मेरे पास मैसेज आया उसी दिन मैसेज आया कि साहब आप कोरोना नेगेटिव पाए गए हो। अब साहब इतना सब हो जाने के बाद एसडीएम से जब हमने ये कहा कि साहब इसकी कोई न्यायिक जांच, बोले कि अभी रिपोर्ट आने के बाद, पीएम रिपोर्ट आने के बाद हम सारी जांचें आपसे करवाएंगे, उसके बाद होगा। इतनी बड़ी लापरवाही जब प्रशासन की होगी, ये मानवता शर्मसार होकर यहाँ पर रोड पर पड़ी हुई है और अब तक किसी का ये डिसीजन नहीं है कि हम कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप 48 साल के थे, प्रदीप गौड़ बहुत व्यवहारिक व्यक्ति थे, हमारे बीच रहने वाले नई सड़क के निवासी थे, कैलाश चौकी के, और इनके बाद इनके परिवार का लालन पालन पोषण करने वाला भी कोई नहीं है। हमें लगभग 1 घंटा यहाँ भी हो चुका, वहाँ भी बैठे रहे, अभी तक कलेक्टर साहब नहीं आए। चक्का जाम कर रहे हैं, तब तक नहीं उठेंगे जब तक कलेक्टर साहब नहीं आ जाते, तब तक उनके परिवार को पूर्णतः संतुष्ट यहीं कहीं ऑन द स्पॉट नहीं कर देते, क्योंकि उनका लालन। और आज जब ये डेड बॉडी जलने के बाद सब राख हो जाएगा। सांसद साहब ग्वालियर का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमें लगभग 1.5 घंटा यहाँ बैठे बैठे हो गया, वो अब तक झांकने भी नहीं गए। क्या कर्तव्य आपका मानवता के प्रति नहीं है? क्या सिर्फ आपका काम राजनीति चमकाना है? ये एक इनकी डेथ हुई थी, कोरोना ये पॉजिटिव हुए थे 3 तारीख को और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। कल शाम को उनकी डेथ हुई है। उसके बाद में सुबह इनका पोस्टमार्टम कराया और अभी इनको पोस्टमार्टम करने के बाद में शव दे दिया गया है। परिवार का कहना है कि इनकी नेगेटिव रिपोर्ट आई थी। हाँ, नेगेटिव रिपोर्ट आई थी, इसीलिए शव सौंपा गया है इनको। और इनकी आर्थिक सहायता करने के लिए चोट भी है, मौत का कारण बताया, इसीलिए पोस्टमार्टम कराया है ताकि मृत्यु का वास्तविक कारण प्राप्त हो। ये इनका ही कहना है कि ये गरीब हैं और इनको कुछ परिवार के लालन पालन के लिए आगे कुछ व्यवस्था की जाए, तो उसके लिए हम प्रस्ताव भेजेंगे शासन को। जी लिखित में ही मांगे? हाँ, लिखित में ये देंगे, हम लिखित में उसका स्वीकृति देंगे, प्रस्ताव। अभी कुछ क्या मदद की गई है इनकी? अभी इनको 10,000 रुपये तात्कालिक रूप से दिए गए हैं। कोरोना को लेकर प्रशासन की सख्ती दूसरे दिन भी जारी रही। कई लोगों ने मास्क नहीं लगाने पर हुए चालान, 50 से 500 रुपये तक बने चालान। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद ग्वालियर चंबल अंचल में भी तेजी से मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। पिछले 5 दिनों से मरीजों का आंकड़ा 100 को छू रहा है। इसे लेकर राज्य शासन ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत शहर के आम बाजार रात को 8 बजे बंद होकर और रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। इसका क्रियान्वयन भी शनिवार से शुरू हो गया। कई लोगों ने मास्क को अपनाना भी अभी तक शुरू नहीं किया है, जिसके कारण प्रशासन ने शनिवार रविवार दोनों ही दिन एक अभियान चलाकर मास्क के नहीं पहनने वालों के चालान काटे। इनमें वो कार सवार चालक भी शामिल हैं जो बिना मास्क के गाड़ी ड्राइव कर रहे थे अथवा उसमें सवार थे। प्रशासनिक अधिकारियों की देख रेख में शहर के प्रमुख चौराहों पर बिना मास्क वालों को चिन्हित किया जा रहा है और उनके चालान बनाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि यह चालान 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के बनाए जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि इसके पीछे मकसद लोगों के चालान काटना नहीं है, बल्कि उन्हें एक तरीके से
कोरोना संक्रमण से बचाने और उन्हें जागरूक करने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। कल भी एडीएम और एसडीएम की अगुवाई में पुलिस ने कई लोगों के चालान किए थे। यह कार्रवाई रविवार को भी जारी रही। सर कैसी क्या कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके से चालान? ये अभी जो कोविड दोबारा से इसका मतलब थोड़ा सा इसका संक्रमण बढ़ा है, तो मास्क लगाना अनिवार्य पहले भी था और अभी भी है, लेकिन कुछ लोग जो है ना बीच में चुनाव और इसके त्यौहार के कारण कुछ लोग ढिलाई हो गए, कुछ लोगों में लापरवाही आ गई, इसलिए दोबारा से अभियान चलाया है। और इसमें बिना मास्क के जो गाड़ियों में बैठ रहे हैं आप लोग देख रहे हैं, उनको भी हम लोग उतार रहे हैं, उनको मास्क भी दे रहे हैं और उनका चालान भी कर रहे हैं। उनको समझा भी रहे हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं आ रही तब तक मास्क ही ज़रूरी है। तो ये पुलिस प्रशासन की कार्रवाई अभी कितने का चालान किया जा रहा है इनके खिलाफ जैसा भी है, कोई गरीब आदमी है तो उसका 100 का भी कर देंगे, 50 का भी कर देंगे, कोई अच्छा दिख रहा है तो उसका 1000 का भी कर देंगे। ऐसा मतलब व्यक्ति को मतलब उसको एक उसको मैसेज देना कि आपने पहना नहीं है इसलिए आपका चालान हो रहा है। वो कितने का है ये बहुत फर्क नहीं है। अभी तो दिए जा रहे हैं। हाँ, मास्क भी हम लोगों के साथ दिए जा रहे हैं, जो गरीब लोग हैं उनको मास्क भी दे रहे हैं। और अभी ये कार्रवाई निरंतर अभी हम लोग जारी रखेंगे। जेल भी भेजा जाएगा अगर नहीं, जेल अगर नहीं मानेंगे, अब 2-4 दिन अगर कार्रवाई करने के बाद भी नहीं सुधरेंगे तो इस सांकेतिक रूप से जेल भी भेजेंगे किसी को जो है। अनमोल अस्पताल में एक बार फिर मरीज की मौत होने पर हंगामा खड़ा हो गया। उल्टी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए छोटे सिंह कुशवाहा की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के आईसीयू और मेन गेट पर तोड़फोड़ की। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पिछले 1.5 महीने से चर्चाओं में रहे अनमोल हॉस्पिटल में एक बार फिर मरीज की मौत होने पर हंगामा खड़ा हो गया। उल्टी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए छोटे सिंह कुशवाहा की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के आईसीयू और मेन गेट पर तोड़फोड़ की। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने किसी तरह मामला शांत करा दिया। फिलहाल फरियादी पक्ष ने नर्सिंग होम के खिलाफ कोई शिकायती संबंधी आवेदन पुलिस में नहीं दिया है। दरअसल छोटे सिंह कुशवाहा माधोगंज इलाके में रहते थे और उनकी किडनी की समस्या से परेशान थे। शनिवार दोपहर को उन्हें उल्टियाँ होने लगी। इस पर परिजनों ने उन्हें अनमोल अस्पताल में दिखाया, जहां अस्पताल के स्टाफ द्वारा मरीज का इलाज किया गया, लेकिन 3 घंटे बाद ही मरीज की मौत हो गई। इस पर छोटे सिंह कुशवाहा के परिजन और उनके मिलने वालों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए वहां तोड़फोड़ कर दी। पुलिस के पहुंचने पर मामला किसी तरह शांत हुआ। पुलिस ने परिजनों को आश्वस्त किया है कि यदि शिकायत करते हैं तो वह जांच के बाद उचित कार्रवाई करेगी। खास बात यह है कि 2 महीने पहले भी इस अस्पताल में एक महिला की मौत हो गई थी। उस समय भी अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन हुआ था। उस समय भी मामले को किसी तरह रफा दफा किया गया। गौरतलब है कि अनमोल अस्पताल की तरह कई नर्सिंग होम हैं जहां कॉल पर डॉक्टर आते हैं, लेकिन परमानेंट चिकित्सक ऐसे अस्पतालों में नहीं रहते। कुछ दिन पहले ही एक अस्पताल मां शीतला नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की थी। वहां भी कोई ट्रेंड स्टाफ स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिला था। क्या सूचना मिली थी? क्या हमको सूचना मिली थी कि अनमोल हॉस्पिटल में एक पेशेंट ख़त्म हो गया है। उसके परिजन लोग जो हैं वो जो उधम तोड़फोड़ कर रहे हैं अस्पताल में, तो हम यहाँ मौके पे आए थे। तो मरीज़ जो है छोटे कुशवाहा माधोगंज का, यहाँ पे किडनी की बीमारी की वजह से भर्ती हुआ था। तो भर्ती होने को उपरांत करीब 2 या 3 घंटे बाद वो एक्सपायर हो गया था। कुछ उनके मरीज के परिजनों द्वारा जो मिलने वाले लोग आए थे, उन्होंने गुस्से में आकर के कुछ थोड़ी बहुत तोड़फोड़ की थी हॉस्पिटल में, लेकिन हॉस्पिटल प्रबंधन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के इच्छुक नहीं और ना ही मरीज के परिजन लोग कोई हॉस्पिटल प्रबंधन के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट करने के इच्छुक हैं। तो अभी क्या मामला शांत करा दिया आपने? हाँ, दोनों पक्षों का मामला शांत हो गया है। उनका आपस में बैठ करके समझौता हो गया है कि दोनों पक्ष जारी। सोशल मीडिया में कट्टे से हवाई फायर करने का मामला सामने आया है। पुलिस के पास मामला पहुंचने के बाद अब पुलिस इस मामले में आरोपी की तलाश में जुट गई है। ग्वालियर में सोशल मीडिया में इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ युवा हाथ में कट्टे लहराते हुए हवाई फायर भी कर रहे हैं। इस मामले में यह मामला जब पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने इस संबंध में कार्रवाई की बात कही है और अब वीडियो के आधार पर युवकों की तलाश भी शुरू कर दी है। लालो गोकुलचंद जायसवाल जैन मंदिर ग्वालियर में 22 नवंबर से आयोजित होने वाले सिद्ध चक्र महामंडल विधान के लिए मंगल कलश यात्रा राजेश कुमार पदम
जैन के निवास से निकाली गई। 30 नवंबर को रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। दिगंबर जैन मंदिर लाला कुकुचंदी जयसवाल जैन पंचायती तेरापंदी लोहापंडी ग्वालियर में अष्टानिका महापर्व श्री एकराट सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन 22 नवंबर से 30 नवंबर 2020 तक किया जा रहा है। इस हेतु 22 नवंबर रविवार को प्रातः 9 बजे मंगल कलश शोभा यात्रा का आयोजन राजेश कुमार पदमचंद जैन के निज निवास से किया गया, जो कि उनके निज निवास से आरंभ होकर मंदिर जी में पहुंची। साथ ही 30 नवंबर को दोपहर 12 बजे श्री जी की रथ यात्रा एवं चल समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। कार्यक्रम में विधानाचार्य पंडित श्री शशिकांत जैन आशु द्वारा विधान कार्य किए जाएंगे। वहीं संगीतकार के रूप में सोम जैन सैमी मौजूद रहेंगे। हमारे संवाददाता ने यहां पहुंचकर आयोजन संबंधी तैयारियों का जायजा भी लिया। ऊंचाइयों के साथ गति प्रदान करेंगे और उनका बराबर संस्थारा से लेकर अभी तक सारे कार्यक्रमों में जैन समाज को जोड़ने का जो कार्य पारस जी कर रहा है वह अनूठा कार्य है और मैं यही चाहूंगा कि जीवन पर्यंत इसी प्रकार से धर्म की रक्षा हेतु उनके कार्य बने रहें और वो हमें भैया जूते यहाँ से हटाएं।
थोड़ा सा दूसरा विधि बच्चे रहूं आगे देन धुले ओम प्रीम श्री पुष्पाय प्रथम प्रस्तावना परिपुष्पान जली शिवे कहा जिन क्षेत्र की रक्षा कीजिए एक अर्थ बना मीडिया दिशा में ठाकुर यहाँ पर ये स्थिति है ओम आम क्रोम ही आग्नि देव है जनपदेव है जमयोपा देवलतम दीपम धूपम सर्वरी पुष्पमस्तम एक बात गाने ये गाने प्रतिगताम अरगम ग्रहण दिखि समर्पयामि कुमार देवी अत्र आगच्छ आगच्छ जमयोपा देवलतम दीपम धूपम सर्वरी पुष्पमस्तम एक बात गाने प्रतिगताम ग्रहण स्वाहा लानादि जिन देवी के हाथ में तुम भक्ति से आते हैं की आज्ञा से भवन चलाते और कुमार देवी की भूमि को दिए ये तुम्हारे लिए संतुष्ट होइए ओम आम को भाई कुमार देव अंदर आगत स्वागत से जमर गोपाल देवी नाम दीपक दुगुण सर्वरी दोस्तों को ये भागवत नाम में नाम के काम विक्रम अर्घम ग्रहण इति स्वाहा ही तुतां गुरु होम फट स्वाहा एक भूमि सो दिए नीचे के भाग लीजिए संतुष्ट होइए ओम आम क्रोम वीर कुमार धर्म प्रक्षाले अहम बम हूं फट स्वाहा अहम बम हूं फट स्वाहा पुष्प जिन करोमि स्वाहा ओम धर्म करोमि स्वाहा ओम दिगंबर जैन मंदिर जयस्वाल पंचायती सेनापति मंदिर मध्ये श्री सिद्ध सपरिवारस्य श्रीमान राजेश कुमार जी पदम कुमार जैन सपरिवारस्य श्रीमान सुनील कुमार जी राजकुमार जैन सपरिवारस्य बालाजी गार्डन के संचालक ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कहा कि कांग्रेस द्वारा बालाजी गार्डन का मुद्दा बेवजह उठा रही है, जबकि हमारे द्वारा ऐसी किसी तरह की कार्रवाई के लिए कांग्रेस से नहीं कहा गया है। यह प्रशासन और हमारा मामला है। कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं और वह मुद्दा विहीन हो चुकी है। बालाजी गार्डन के मामले में जहां एक और कांग्रेस ने पहले बीजेपी पर हमला किया, वहीं अब कांग्रेस खुद बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि बालाजी गार्डन के संचालक ने आज एक पत्रकार वार्ता कर बताया कि उन्होंने किसी तरह की मदद कांग्रेस से नहीं मांगी थी। वहीं वह ना तो कांग्रेस के पास गए और ना ही उनका कांग्रेस से इस मामले को लेना देना था, जबकि कांग्रेस ने इस मामले में जिस तरह से प्रशासन और भाजपा पर दबाव बनाया और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला किया, वह बिल्कुल गलत है। हालांकि ऐसा मामला तब सामने आया है जब यह कार्रवाई और पुतला दहन होने के बाद अब संचालक पहुंचे हैं और उन्होंने पत्रकार वार्ता की है, और उनके साथ पत्रकार वार्ता में भी कांग्रेस नेता जो रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और राज्यसभा सांसद हैं, उनके समर्थक पवन शर्मा मौजूद रहे। और उन दोनों ने पत्रकार वार्ता में बताया कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है और कांग्रेस के पास मुद्दा ना होने की वजह से कांग्रेस इस तरह के मुद्दों को उठा रही है जिससे आम जन का कोई लेना देना नहीं है। वहीं गार्डन संचालक का कहना था कि यह मामला प्रशासन और उनके बीच का है और प्रशासन ने जो कार्रवाई की है उसको लेकर उन्होंने प्रशासन से इस बारे में बात की है। देखिए इस संबंध में पत्रकार वार्ता में उनकी तरह कही गई सारी बातें। ये आज आपने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने किसी कांग्रेस के एक भी लीडर से या नेता से बोला हो मेरे गार्डन का मुद्दा बना हो तो कोई मेरे को बताए।
ये मेरा व्यक्तिगत गार्डन है, मैंने किसी के पास नहीं गया, ना कोई मुद्दा बनाने के लिए बोला। जो कांग्रेस कर रही है पता नहीं क्यों कर रही है, मेरे को इसका कोई मालूम नहीं है क्यों किया है। क्योंकि पहले भी बयान कभी नहीं बोला, किसने बोला? हमने कभी नहीं बोला है। अब चूंकि ये कांग्रेस इस गार्डन को लेकर मुद्दा बना रही है, अब भविष्य में यदि वो मुद्दा बनाते हैं तो उनके लिए आपकी ओर से क्या संदेश है? यही संदेश है कि हमारे गार्डन को लेकर मुद्दा ना बनाया जाए। प्रशासनिक कार्रवाई थी वो कर दी, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। सम्मानित नेता हैं, कट करो इधर, ये चेयर बैठा था ना पीछे से वाला, क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस जो लगातार पुतले जलाना, आंदोलन करना जो काम कर रही है ये गार्डन के नाम पर, बालाजी गार्डन टूट गया, कांग्रेस नेता का टूट गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो एक्चुअली में कांग्रेस की प्रॉब्लम है कि उन पर मुद्दे की क्राइसिस है। प्रदेश में चारों तरफ विकास चल रहा है, सिंधिया जब से आए सरकार स्थिर चल रही है, तो उसके बाद उन पर मुद्दे नहीं है, तो वो झूठे सच्चे मुद्दे एक दूसरे में घुस के अपने तलाश कर रही है, तो वो कांग्रेस की परेशानी है। इनके लिए कांग्रेस 4 दिन से सिंधिया जी को टारगेट बना के जो पुतले जला रही है, उसके लिए उन्होंने सामने आके आपके सामने साक्षात्कार किया है कि भाई मेरा कोई मामला आपसे नहीं है, अगर कुछ गड़बड़ी थी प्रशासन आया उसने अपनी कार्रवाई की चला गया। इसमें कांग्रेस सिंधिया जी को क्यों बदनाम कर रही है, और खासकर मेरे गार्डन के नाम पर, जबकि सिंधिया जी तो हमारे मुखिया हैं। उनका कहना है कि भाई हमारे पूरे ग्वालियर के सिंधिया जी से जुड़ाव है, तो बेमतलब पे सिंधिया जी को मुद्दा हमारे गार्डन को लेकर ना बनाया जाए। कांग्रेस में मुद्दों की कमी हो, अपने मुद्दे ढूंढे। कल आपके सामने सब स्पष्ट है, आपके घर दाल की जगह सब्जी बन गई, कांग्रेस मुद्दा बनाएगी, अब क्या करोगे भाई? जब वो सामने कह रहे मेरा कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद भी कांग्रेस मुद्दा बनाया, तो वो कांग्रेस की मुद्दा है। हम लोगों का, इन लोगों का किसी से इस चीज से कोई लेना देना नहीं है किसी तरह। कोलारस में बेदा होटल के पास ट्रक और बाइक में टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें एक बड़ा हादसा होने को देखने को मिला है, जहां कोलारस में बेदा होटल के पास एक ट्रक और बाइक में टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति जो कि रिटायर आरआई थे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। कोलार से हमारे संवाददाता मुकेश गौड़ की यह खबर।